आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूं मीनाक्षी शोरान। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग की। दरअसल कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए खरीदार और बेचने वाला किसी फ्यूचर यानी आने वाले दिनों के लिए पहले से तय की गई कीमत पर कमोडिटी को एक खास रकम पर खरीदने या फिर बेचने के लिए एक समझौता करते हैं। खास बात यह है कि इस समझौते में क्वालिटी और डिलीवरी जैसी दूसरी शर्तें भी शामिल होती हैं। तो आइए समझते हैं क्या होती है कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग, इसके फीचर्स क्या हैं और क्या इसके फायदे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। टैक्स, फाइनेंस और बिजनेस के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली हमारे साथ हैं। वेलकम टू द स्टूडियो सर। और साथ ही जाने माने एक्सपर्ट, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी वेलकम है स्टूडियो में। एक नई शुरुआत के तौर पर अगर मैं समझूं, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो बीच में एक बार फिर से ये जानना ज़रूरी है कि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए कई तरह के कई बारी मन में ये ख्याल आता होगा कि क्या ये सेफ रहेगा, कितना यहाँ पर रिस्क जुड़ा हुआ है। बावजूद उसके भी, क्योंकि हम सब बातें कर रहे हैं, तो हम एडवांटेजेस के ऊपर अब ज़रूर जाना चाहेंगे। लेकिन जो शुरुआत कर रहा है उसको किन किन एडवांटेजेस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार आज पैसा लगाया और नेक्स्ट डे जो प्रॉफिट चाहिए है वो नहीं होता है, तो डिस्करेजमेंट भी होता है। सो उससे भी बचें, एक नई शुरुआत करें और एक अच्छी शुरुआत और एक पॉजिटिव शुरुआत कैसे हो। देखिए, सबसे अच्छा तरीका आपको अपना रिस्क निकालने का यही होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, कहीं भी कोई चीज़ निवेश करते हैं, तो आपकी एक रिटर्न की उम्मीद होती है। अगर आज मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मैं बैंक में एफडी करने जाता हूं, तो मुझे पता है कि अगर मैंने 1 साल की एफडी की है तो मुझे 5.5% का रिटर्न मिलेगा। 5 साल की एफडी की है तो 5.25% और 6% मिलेगा। तो मुझे पता है मेरा रिटर्न कितना है। जब हम स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं तो ये लोग भूल जाते हैं। और वही नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये भूल जाएंगे तो आप अपने निवेश पे रिस्क बहुत बड़ा कर लेंगे। अगर आप कमोडिटी में आप स्ट्रैटेजी बना के जा रहे हैं, आप ये निवेश कर रहे हैं कि मैंने इस जगह पे खरीदा है, मुझे 10-12%, 8% मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। अब उसी का मैं रेशियो बताता हूं कि अगर आप 10% का रिटर्न आप चाहते हैं किसी से इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको 3% से 3.5% या मैक्सिमम आपको 4% का रिटर्न रिस्क आपको लेना चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी निवेश पे 10 रुपए मिल रहे हैं, तो अगर वो आपके निवेश से 4 रुपए नीचे चला जाता है, आपको 4% का नुकसान आता है, तो उस निवेश को एक बार दोबारा सोचिए, नहीं तो उससे एग्जिट हो जाइए, दोबारा दूसरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करिए। क्योंकि अगर आप रिस्क को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप गए थे 10% लेने के लिए, लेकिन आप गंवा बैठेंगे पूरी पूंजी, या फिर आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। अब कमोडिटी वायदा बाजार का फायदा देखिए किसको है और कैसे आप कर सकते हैं। जैसा आपने कहा, सबसे बड़ी बात है कि ये एक कमोडिटी एक ऐसा निवेश है जिसमें कि इंडस्ट्री के लोग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। अगर हम एक कंज्यूमर हैं और हम सोना खरीदने के लिए जाते हैं, हमने अपने ज्वेलर को फोन किया कि मुझे यहाँ पे 500 ग्राम सोना चाहिए। अब ज्वेलर तो सोना बुक कर देगा कि हाँ ठीक है, 50,000 के रेट से आप ले लीजिए। मैंने उसको फोन कर दिया, मैं 15 दिन बाद आऊंगा, मेरा सोना लिख के रख लो। अब पता चला 15 दिन बाद सोने का भाव 55,000 रुपए हो गया, 5,000 रुपए बढ़ गया। तो आप तो कहोगे मैंने तो 15 दिन पहले फोन किया था, मुझे तो 50,000 का रेट ही चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका है, इंडस्ट्री के लोग क्या करते हैं, जितने भी ज्वेलर्स है या जितने भी लोग इस तरीके के, वो अपनी पोजीशन को हेज कर देते हैं, जिस हेज की बात कोहली सर कर रहे थे। अब होता क्या है कि आप जैसे ही फोन करते हैं, ज्वेलर अपना आपका रेट लिखता है और उसी रेट को वायदा बाजार में अपनी पोजीशन सेल करके खड़ी कर लेता है कि भाई मेरा तो इतना सौदा हो गया, अब मुझे इतना हेज कर लेना है। तो एक तरीके से ये इंडस्ट्री आपको सेफ भी करती है, आपके बिजनेस को बनाती भी है, क्योंकि आप अपने बिजनेस का रिस्क नहीं लेते। क्योंकि देखिए, एक ज्वेलर जब अपनी ज्वेलरी बेचता है तो वो 10%, 20%, 25% का मार्जिन ले सकता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। लेकिन सोना एक ऐसी कमोडिटी की 25% का मार्जिन आप लेने जा रहे थे, लेकिन आपका बिजनेस वाइप आउट हो सकता है, आप खत्म हो सकते हैं उस बिजनेस के थ्रू। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए हेज करने के लिए कमोडिटी मार्केट में ही आपको देखना पड़ता है। सेम यही चीज आप जब आप कॉपर की बात करें, जो इंडस्ट्री कॉपर यूज कर रही है, जो इंडस्ट्री सिल्वर यूज कर रही है, जो इंडस्ट्री जिंक और लेड यानी कि जो बैटरी की पूरी इंडस्ट्री, तो एक तरीके से इक्विटी मार्केट का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल मार्केट है कमोडिटी मार्केट। और कमोडिटी मार्केट ही डिराइव करता है कि इक्विटी मार्केट की कंपनीज किधर जाएंगी, जिस तरीके की प्राइसेस कमोडिटी के मूव करेंगे।
तो इसका एक सीधा सीधा इम्पैक्ट मिलता है। तो आप एक आम इन्वेस्टर और एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वायदा बाजार को समझना, और शायद हम थोड़े बहुत कामयाब हुए होंगे कि आपको ये समझ आया होगा कि कमोडिटी मार्केट भी आपके निवेश के लिए खुला है और आपको निवेश की रणनीति बनाकर यहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल, सोने के साथ तो ठीक है, शरद जी ने कहा कि सो जाना चाहिए और वो एक तरीके से सेफेस्ट हम कह सकते हैं, बट अलावा उसके और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे एनर्जी है हमारा, पेट्रोलियम गैस या नेचुरल गैस वो हैं, अलावा उसके और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आप रेकमेंड कर सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि वहाँ पर वो जाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट वो आने वाले कुछ समय में पा सकते हैं, या फिर रिस्क भी, दोनों ही तरीके से? देखिए मीनाक्षी, वहां पर हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि जब आप मुनाफा कमाने की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो हम फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं, जिसमें हम, मुझे याद है पैसा बोलता में हमने म्यूचुअल फंड्स पे एक शो किया था, डेट फंड्स पे शो किया था, तो हम फिर उस टेरिटरी में आ जाते हैं। पर एक जो आपके सवाल से जुड़ी बहुत बहुत ही अहम बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि मैंने अक्सर देखा है कि जैसे मान लीजिए किसी ने आज का हमारा शो देखा, उसके बाद उसने जाके ग्वार खरीद लिया या जीरा खरीद लिया, तो और वो पहले इन्वेस्टर था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इन्वेस्टर होते हैं। मैंने शुरू में इन्वेस्टर और ट्रेडर में फर्क बताया, पर उनको पता नहीं लगता कब वो इन्वेस्टर से ट्रेडर बन जाते हैं। मतलब अच्छे भले वो 3 साल 5 साल का नजरिया रख के चल रहे होते हैं, पर उनको जब कुछ ऐसी बातें सुनते हैं और कोई दोस्त मिल जाता है, बोलता है यार मैंने तो 1 महीने में इतना कमा लिया, तुम्हें तो 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, तुम्हारा तो रिटर्न अभी 8% 10% से आ रहा है, मैंने तो 8-10% 1 महीने में कमा लिया। तो उसको मालूम नहीं पड़ता कि कब एक इन्वेस्टर ट्रेडर बन जाता है। मुझे लगता है वही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप ना तो इधर के हैं ना उधर के हैं, तब आप ना इन्वेस्टर हैं ना ट्रेडर। ट्रेडर जो है वो पूरे ट्रेडर होते हैं, उनको ट्रेडिंग की हम दर्शकों को बताना चाहेंगे बाकायदा स्ट्रैटेजीज हैं, स्ट्रैडल है, ये वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनती है जिसमें आप फ्यूचर्स में, वायदा बाजार में आप ट्रेड करते हैं। और इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने लेके रख देना, लेके भूल जाना, उसको बार बार नहीं देखना, मेरा इतना हो गया, मेरा इतना हो गया, तो वो एक गलती लोग करते हैं। तो हम आज पैसा बोलता है के जरिए हम सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्टर ही बने रहिए, अपना जो काम काज करते हैं मेन वो करिए। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप वायदा बाजार में कमोडिटी में खरीद बेच करना चाहते हैं, तो फिर आप ट्रेडर बनिए। अब जो आपने पूछा था कि और कौन से ऐसे एवेन्यूज हैं जहां पर, तो वहां पर फिर हमें फाइनेंशियल गोल्ड वगैरह की हमने बात करी मीनाक्षी, तो गोल्ड की हमें लंबे वक्त के लिए हम ले सकते हैं। पर मान लीजिए मैं बात करूं, जैसे कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग होती है क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की। अब मुझे पता है कि अभी जैसे रवि कह रहे थे, कच्चा तेल आगे जब मान लीजिए लड़ाई वगैरह छिड़ती है, जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होती है, तो कच्चे तेल के भाव भी जाएंगे। हमने देखा कि क्रूड ऑयल पीछे जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उस समय $120-130 टच करने लगा था। तो क्या हम कच्चे तेल को भी सोने की तरह अपने पास लेके रख सकते हैं? इसका जवाब है ना, क्योंकि जब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो हम ये नहीं कर सकते कि कच्चा तेल आप डिलीवरी लेके बैरल अपने पीछे घर में कमरे में आप बुक कर ले। वायदा बाजार के कमोडिटी फ्यूचर्स की ज्यादातर चीजों की लोग डिलीवरी नहीं लेते हैं। डिलीवरी कब ली जाती है? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे डिफॉल्ट कर जाते हैं, मतलब आप उसको एक्सपायर नहीं करते, उसको स्क्वायर अप नहीं करते, तो फिर आपको डिलीवरी के लिए मजबूर किया जाता है। और एक बहुत जरूरी बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, कमोडिटी फ्यूचर से सीधी सीधी जुड़ी हुई है, वो ये कि आपके पास जो कमोडिटी नहीं है आप उसको भी बेच सकते हैं। और किसी ने मेरे से पूछा, साहब ये कैसे हो सकता है, हमारे पास गेहूं नहीं है, ग्वार नहीं है, कच्चा तेल नहीं है, मैं कैसे बेच दूंगा? तो आप सेल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकते हैं। सेल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, आसान लफ्जों में समझे, पहले आप बेच दें, उसके बाद आप खरीद लें। मतलब मैंने कहा कि सितंबर में मैंने 10 बैरल क्रूड ऑयल के बेचे, और मेरे पास तो क्रूड ऑयल है नहीं, मैं तो क्रूड ऑयल का व्यापारी नहीं हूं, बिजनेस नहीं करता हूं। तो आप जब सितंबर की एक्सपायरी की डेट आएगी, उससे पहले पहले आपको वो 10 बैरल आपको स्क्वायर अप करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो ये ध्यान रखने वाली बात है सबकी, क्योंकि जो लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो उसको स्टॉक एक्सचेंज आपके ब्रोकर आपके बिहाफ पे खरीद कर स्क्वायर अप कर देगा। फिर जो भी भाव होगा उसका घाटा या मुनाफा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये एक कमोडिटी मार्केट की खूबसूरती कह लीजिए, रिस्क कह लीजिए, कि जो चीज मेरे पास नहीं है मैं उसको बेच रहा हूं, और उसको बेच के बाद में, पर जब मैं पहले बेच रहा हूं
तो मैं उसकी कीमत के गिरने का इंतजार कर रहा हूं, तभी मैंने पहले बेचा फिर खरीदा। अगर मैं पहले खरीद के फिर बेच रहा हूं तो मैं उसकी कीमत के बढ़ने की इंतजार कर रहा हूं। अगर मैं उल्टा कर रहा हूं तो मुझे उसके कीमत के गिरने से फायदा होगा, उसके उठने से फायदा नहीं होगा। तो वापस आपके सवाल पर आए, मैं इसलिए यहां जिक्र कर रहा हूं मीनाक्षी, क्योंकि आपने पूछा और कौन कौन से एवेन्यूज है, तो जो फ्यूचर बाजार, क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग थोड़ी सी बात सुन के ना वो शुरू कर देते हैं ट्रेडिंग, उसमें जो इफ्स एंड बट्स, उसकी जो इंट्रिकेसीज है वो समझनी जरूरी है। तो लंबे वक्त के लिए अगर आपको आना है तो आपको फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के आना पड़ेगा। गोल्ड और सिल्वर का हमने पहले ही बात करी, आप म्यूचुअल फंड्स में जाएं, आप कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो जिसपे हम पहले कार्यक्रम कर चुके हैं, आप उसको लंबे वक्त के लिए रखें। डिफेंस सेक्टर के हैं, फार्मास्यूटिकल्स के हैं, एफएमसीजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज भी दुरुस्त है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप लंबे वक्त के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर क्योंकि ये कार्यक्रम कमोडिटी फ्यूचर्स पे है तो हम उसकी बारीकियों में जाए बिना तो अपने आप को रोक नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और जाना भी चाहिए। और हमारा मोटिव भी यही है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से उनके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उनको पता चले कि दरअसल ये है क्या और कैसे वो इससे अपना जो मुनाफा है वो जारी रख सकते हैं। एक चीज़ और, क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, शेयर मार्केट टू कमोडिटी, कमोडिटी टू शेयर मार्केट, ये जो स्विचिंग क्या हो सकती है और होती है तो कैसे होती है? इज इट फिजिबल प्रैक्टिकली, अगर हम इसको समझना चाहें, और जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं? देखिए, स्टार्टिंग में हमने बताया था और बहुत सिंपल तरीका है, आप किसी भी ऑथराइज ब्रोकर के थ्रू आप जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अब चूंकि सेबी ने यहाँ पर अंडर कंट्रोल ले लिया है पूरे स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट को, तो आप जब ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें ही फॉर्म में आप टिक कर देते हैं कि आप कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड करेंगे, आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करेंगे, आप फॉरेक्स में भी ट्रेड करेंगे। तो जब भी आप डीमैट अकाउंट अपना खुलवाएं तो आप तीनों सेगमेंट को देख लें, क्योंकि हो सकता है आज आप नहीं कर रहे हो, ऐसे प्रोग्राम के बाद आप कमोडिटी मार्केट स्टार्ट करें, तो वापस अगर जिन लोगों ने नहीं करा रखा है वो अपने ब्रोकर के पास जाके आप कमोडिटी मार्केट, जो कमोडिटी का डीमैट है, आप उसको एक्टिव करा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म है, उस पर सिग्नेचर करके आपको जमा करना है और आप कमोडिटी मार्केट की वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब रही बात, जो आपका पैसा इक्विटी के लिए आपने जमा किया है, वही पैसे की लिमिट आप कमोडिटी मार्केट पे भी ले सकते हैं। तो एक तरीके से पूरा मार्केट एक है, और आप चाहे इक्विटी मार्केट में ट्रेड करें, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करें, या फॉरेक्स में आप ट्रेड करें, यानी करेंसीज में ट्रेड करें, आप तीनों जगह पे एक ही फंड से आप ट्रेड कर सकते हैं। बस आपके अकाउंट में वहां पर पैसा होना चाहिए, जिससे कि आप खरीदारी या फिर आप जो सेल करना चाहते हैं, बाय या सेलिंग करना चाहते हैं, वो आप कर सकें। ओके, अलावा इसके जो चीज़ एक और मैं समझना चाहती हूँ, जैसे फ्यूचर एवेन्यूज़ की हमने बात की, लेकिन हमारा जो हाल फिलहाल का थोड़ा सा पास गया है 2020 से लेकर, पैंडमिक जब से हिट किया, और उसका हमने जिक्र भी किया कि कुछ चीज़ें बदली हैं। कुछ लोगों ने उस टाइम पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करना और पैसा बनाना थोड़ा सा शुरू किया, कुछ उन्होंने छोड़ दिया, और कुछ अभी भी हैं जो कि अभी भी कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं और वो उस तरीके से अभी भी पैसा इन्वेस्ट उसमें करना चाहते हैं। तो पोस्ट पैंडमिक, क्योंकि और बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो इस कमोडिटी फ्यूचर को भी क्या हिट किया है उसने, या यहाँ पर गेन ज़्यादा नज़र आ रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पोस्ट कोविड की जो सिचुएशन है उस लिहाज से भी थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगी। देखिए, इसको हम नाप सकते हैं मीनाक्षी, जो डीमैट अकाउंट्स हैं, इस समय इंडिया में करीब 8 करोड़ से भी ऊपर डीमैट अकाउंट्स हो चुके हैं। और कोविड के दौरान ये जो 2-2.5 साल मुश्किल वक्त गुजरा है, इस दौरान में इतने जबरदस्त तरीके से नए डीमैट अकाउंट्स खुले, जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत सारे लोग जिनका काम धंधा बंद हो गया था, उन्होंने इसको जरिया बनाया अपनी आमदनी का, अपने रोजमर्रा की कमा। मुझे तो याद है बहुत सारे लोग मिलते थे जो कहते थे आज मैंने 5,000 कमाया, आज 10,000 कमाया, इस पूरे हफ्ते में मैंने 30,000 कमाया, अगले हफ्ते कहते थे 25,000 गवाया, फिर तीसरे हफ्ते मैंने 1 लाख कमा लिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो उन्होंने इसको जरिया बनाया है। और मुझे लगता है कि कमोडिटी मार्केट से भी बहुत सारे नए लोग जुड़े। MCX और NCDEX, जो 2 एक्सचेंजेस की हमने बात करी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल डेरिवेटिव एक्सचेंज जो है, उसके नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, उन 2 एक्सचेंजेस का और सेबी का बहुत रोल रहा है इसमें, इस मार्केट को और उभारने में, इसको और निखारने में, और लोगों में जो अवेयरनेस है इसके बारे में जानकारी, पहले लोग इतना जानते नहीं थे। लोगों को नहीं पता था कि हम जीरे में भी मुनाफा कमा सकते हैं खरीद बेच के, लोगों को नहीं पता था कि हम कच्चा तेल भी खरीद बेच कर सकते हैं, लोगों को ये नहीं पता था कि हम
हम चांदी को इतनी जल्दी, सोने को इतनी जल्दी, और छोटे छोटे यूनिट्स में, एक जैसे गोल्ड, अभी इन्होंने बताया कि गोल्ड मेन होता है, गोल्ड मिनी होता है जिसमें आप 1-1 ग्राम तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लोगों के बारे में, लोगों की जानकारी इस एरिया में पिछले 2.5 सालों में बहुत बड़ी है, क्योंकि मीनाक्षी जो लोग घर बैठे थे ना, तो उन्होंने घर बैठ के बहुत सारी रिसर्च करी, गूगल के जरिए इधर उधर दोस्तों से पता करके, तो उनका नंबर ऑफ अकाउंट्स ये बताते हैं कि इसमें अब रुझान काफी ज्यादा हुआ है, इसकी तरफ काफी झुकाव हुआ है, और बहुत सारे लोग अब इसको देखने लगे। और मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूं जो आज भी, हालांकि उनके काम धंधे वापस शुरू हो गए, अब तो इकोनॉमी हमारी बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक है, पर उनको आज ऐसा लगता है कि हुनर, जिसको हम कहते हैं, एक हुनर उनके हाथ लग गया है, और उनको लगता है कि अगर कभी फिर कभी खुदा ना करे ऐसे हालात हुए कि बिजनेस बंद हुआ या कोई ऐसी डिस्टर्बेंस हुई, तो हमारे पास एक, और आपको ये बहुत कम लोग जानते हैं, जब सब कुछ बंद था लॉकडाउन में, आपने कोविड की बात करी, जब सड़क पे कर्फ्यू जैसा लगा होता था, उन दिनों की मैं बात कर रहा हूं, वो याद लोगों की ताजा हो जाएगी। एक मार्केट सिर्फ हमेशा खुली रही, वो थी स्टॉक मार्केट, वो कभी बंद नहीं हुई। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब स्टॉक मार्केट बंद हुई, सब मार्केट्स बंद थी, खाने पीने की चीजें मिलने की दिक्कत हो रही थी, तो उनको लगा ये एक मार्केट ऐसी है, ये इम्यून है इन सब चीजों से, इसी को लेके बहुत लोग जुड़े हैं। मुझे लगता है उनकी जो आने वाली जनरेशंस हैं और यंग लोग जो है, जो भारत का यूथ है, हम क्रिप्टो वगैरह की बात करते हैं, right. वो तो बहुत जल्दी में है पैसा कमाने की। उनको तो लगता है हम रातों रात ही, जो हमारे वालिद ने कमाया पूरी उम्र लगा के, हम इसको तो 1 साल में कमा सकते हैं। बोलते हैं घर में जब बात होती है कि आपने तो पूरी उम्र लगाई, मैं तो 1 साल में कमा के दिखा सकता हूं। तो मुझे लग रहा है वो जनरेशन भी जुड़ रही है। हालांकि उनको मैं वार्न करना चाहूंगा कि बहुत केयरफुली उनको चलना चाहिए। ये जो रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश है, ये कई दफे नुकसान कर देती है, खासकर कमोडिटी फ्यूचर्स वगैरह में। तो बहुत सारे नए लोग जुड़े, मुझे लग रहा है इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। और इसमें वॉल्यूम्स जो बताती है MCX की, हम क्या करते हैं, हम लोग नापते हैं कितने लोग कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम से। जब रोज मार्केट बंद होती है तो वॉल्यूम निकल के आता है, तो वहां से पता लग रहा है कि बहुत ऊपर जाएगी और आगे आगे इसकी अवेयरनेस बढ़ने वाली है। ऑब्वियसली लेकिन जो चीज़ एक रवि जी आपसे मैं समझना चाहती हूँ वो क्योंकि हमने फ्यूचर एवेन्यूज़ की, जैसे शरद जी ने भी बात की, और कौन से इसके डायमेंशंस हो सकते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने बात की। अलावा उसके कुछ ऐसे सेक्टर, जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जैसे एनर्जी सेक्टर है, और एनर्जी हम आजकल सोलर एनर्जी से लेकर विंड एनर्जी से लेकर हम जो रिन्यूएबल एनर्जी एक तरीके से उसके ऊपर हम शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या हम स्कोप देख सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक चीज़ और भी है, क्योंकि पोल्यूशन और एनवायरनमेंट और इन सब की भी बहुत बात होती है, तो हम शिफ्ट करना चाहते हैं ई व्हीकल्स पर, और बहुत सारी ऐसी जो कंपनीज़ हैं वो इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं, और बाकायदा हम सड़कों पर भी दौड़ते हुए उनको देख रहे हैं। इन सब की तरफ भी अगर जाना चाहता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, जो थोड़ा सा रह सकता है, रुक कर इंतज़ार कर सकता है, उसको क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने अभी पिछले हाल फिलहाल में देखें तो सरकार का जो टारगेट रहा है, और टारगेट रहा है कि पहले वो पावर सेक्टर की तरफ बहुत ग्रो कर रहे थे, दूसरी तरफ है कि अब जो ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए पावर सेक्टर में क्या होता है कि आप पावर को इस्तेमाल करते हैं और ख़त्म हो जाता है, लेकिन ग्रीन एनर्जी जो है वो आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा है, और वो कम्युनिटी से भी जुड़ा हुआ होता है। तो मुझे लगता है कि आगे जो आने वाला 3 से 5 साल है वो ग्रीन एनर्जी के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, और सरकार चूँकि इस तरीके से सब्सिडी और जो इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो करना चाहती है उनको काफ़ी हेल्प कर रही है। तो आगे आने वाला ये सेक्टर आपको एक साल के हिसाब से देखते हैं तो 22 से 28%, और अगर 5 साल के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक एवरेज आपको 30-32% के हायर रिटर्न की साइड आपको देखने को मिल सकता है। अगर वर्स्ट सिचुएशन भी देखने को मिले तो मुझे लगता है कि 12 से 18% तो रिटर्न कहीं भी आपको ऐसा नहीं होगा कि उससे कम मिलेंगे। दूसरी तरफ है कि अब इनका कमोडिटी से अगर लिंक करते हैं तो जो जिंक और लेड का यूज होता है वो बैटरी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप जिंक और लेड की ट्रेडिंग कर सकते हैं, और
और अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आप ग्रीन एनर्जी की बात करें या पावर सेक्टर के आप स्टॉक्स या सेक्टर में आप अपना निवेश बना सकते हैं। राइट आप क्या सजेस्ट करेंगे शरद जी, क्योंकि ये नया सेक्टर तो नहीं कहेंगे लेकिन आजकल थोड़ा सा फोकस्ड एरिया हम इसको कह सकते हैं, मे बी शायद नीड ऑफ आर है इस वजह से भी, और हम देख रहे हैं और बदलाव चूंकि हम देखते ही हर चीज़ में, और ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम होना चाह रहे हैं, और क्योंकि ग्लोबली सब कनेक्ट हैं और ट्रीटीज़ और बाकी सब चीज़ों का भी एक हमारे ऊपर नॉट एग्जैक्टली प्रेशर लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी तो हम देखना चाहते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम इस स्पेसिफिक एनर्जी सेक्टर को देखें, कितना बूस्ट और या कितना दम आप इसमें देख रहे हैं? बिल्कुल, इसमें मीनाक्षी गोल्ड जितना ही दम है। इसको हम इनफैक्ट एनर्जी को पहले ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, आजकल जो नया टर्म निकल के आया उसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं, जिसका आप जिक्र कर रही थी। और दो वजह से, एक तो अभी जो दुनिया भर में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, अगर हम यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां पर जो महंगाई देखने को मिली वो महंगाई मेनली इसलिए देखने को मिली कि एनर्जी सेक्टर में वहां शॉर्टेजेस देखी जा रही हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एनर्जी, ये सर्दियां मानी जा रही यूरोप के लिए बहुत टफ होंगी, इसी वजह से नेचुरल गैस की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। और दूसरा एनवायरनमेंट की, जिसकी आपने बात करी, तो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो ग्रीन एनर्जी की तरफ जो ध्यान दिया जा रहा है, जो ग्रीन एनर्जी की तरफ झुकाव हो रहा है, उसमें सोलर हो गई, विंड एनर्जी हो गई, बायो हो गई, तो जो कंपनियां या जो संस्थान इससे जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है उनका जो आने वाला वक्त है वो बहुत ही चमकदार दिखाई देता है। और अगर आप किसी ऐसी क्षेत्र को पकड़ लेते हैं, मान लीजिए बैटरीज का है, सोलर सेल्स का है या विंड मिल्स का है, मैं अब इनके जो इक्विपमेंट है उस पर आ रहा हूं, आप ऐसा कुछ पकड़ लेते हैं, जो बायोगैस बनाने के प्लांट्स हैं, आप ऐसा कुछ पकड़ लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो ये हो ही नहीं सकता कि वो आने वाले वक्त में आपको अच्छा रिटर्न ना दे। क्योंकि अभी जो COP26 का जो समिट हुआ था, उसमें इंडिया ने, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो टारगेट्स रखे थे, वो टारगेट उन्होंने अपने टारगेट्स को बीट करके, और हमें 2070 तक हम जीरो कार्बन हो रहे हैं। तो जीरो कार्बन तो हम तभी हो सकते हैं अगर हम इन फॉसिल फ्यूल से हटकर जल्दी ही इन नए एनर्जी सोर्सेज पे जाएं। तो मुझे इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि एनर्जी सोर्सेज में अगर आपको कुछ सेक्टर में निवेश करने को मिलता है। हालांकि मैं साथ में करना चाहूंगा, जिंक और लेड की इन्होंने बात करी, जिंक और लेड में बीच में कीमतें उतार चढ़ाव होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, पर वो लोग स्टॉक मार्केट्स में ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि इन सेक्टर्स से जुड़ी हुई है। यहां हम कंपनीज का नाम नहीं लेते, तो उन सेक्टर्स को आप उठाएं और उसको आप लंबी टाइम के लिए, लंबे वक्त के लिए आप लेकर रखें, आपको उसमें जरूर ही फायदा होगा। मुझे नहीं लगता उसमें नुकसान होने की कोई भी गुंजाइश है इस समय, मीनाक्षी। और मुझे लग रहा है कि अगर मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और वो उसको क्या करना चाहिए, हमने 15-20% तो हमने उसके जमा दिए गोल्ड में, मैंने सलाह दी आप 15-20% गोल्ड में, तो 2 लाख रुपए तो आप गोल्ड में रख दिए। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें से 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए आप किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें डेट फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, आप उनमें लगाएं। कुछ पैसा आज इस शो के, आपने इतनी मेहनत करी और इस शो को आज दर्शकों के सामने लेकर आया डीडी उर्दू, मुझे लग रहा है इस शो का फायदा उठाते हुए कुछ पैसा कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए जरूर रखिए, पर उसमें और थोड़ी जानकारी लेकर और थोड़ी रिसर्च कर और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये पैसा आपका जो आपने गोल्ड के लिए रखा था और जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए रखा, हो सकता है उससे भी ज्यादा आपको रिटर्न दे जाए, तब आप याद करेंगे आप इस शो को। तो मुझे लग रहा है कि एक प्लान्ड वे में सभी लोग अपने पूरे पोर्टफोलियो को बनाकर चले, और थोड़ा बहुत अगर ट्रेडिंग में, पहले इसको माना जाता था मीनाक्षी के सट्टाबाजी है, अब ऐसा सट्टेबाजी की तरह इसको नहीं देखा जाता है, इसको स्पेकुलेटिव है, ऑर्गेनाइज्ड हो गया। आप अगर तरीके से करेंगे, इसको सोच समझ कर करेंगे और अपने रिस्क को नाप कर चलेंगे, तो इतना ज्यादा इसमें स्पेकुलेशन नहीं है, आप उसको ढंग से कर सकते हैं। हेजिंग, जो टेक्निक्स हेजिंग की हमने बात करी, वो करके चले तो इतना नुकसान इसमें नहीं होता है। फायदा हो गया तो फायदा, बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। ओके, तो रवि जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे यही हम लेना चाहेंगे कि फ्यूचर ऑफ कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे आप? क्योंकि कमोडिटी और बाकी सब चीज़ों के लिए नॉट एग्जैक्टली हम फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे, बट हाँ उसके जो बेनिफिट्स हैं और कैसे उसमें आगे बढ़ा जा सकता है वो हमने बात की। फ्यूचर कैसे, आप कितना ब्राइट आप इसका देख रहे हैं?
देखिए अभी तो सिर्फ कमोडिटी में जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत लिमिटेड कमोडिटीज़ हैं। जैसे आपके पास गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, कॉपर है। साथ ही आपके पास एग्री कमोडिटीज़ में बहुत लिमिटेड है, कुछ मसाले हैं और कुछ एग्री है, जैसे चना है, गेहूं है। इनकी ट्रेडिंग उतनी अग्रेसिव नहीं है या लोगों तक अभी नहीं पहुंची है। तो जब ये और लोगों तक पहुंचेगी, लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, तो कमोडिटी फ्यूचर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास निकल के आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा अगर कोई कमोडिटी ट्रेड होती है तो वो गोल्ड और क्रूड ही ट्रेड होता है। तो भारत में अभी इसका स्कोप काफ़ी कम है। तो अगर फ्यूचर के हिसाब से देखते हैं, तो वायदा बाजार के हिसाब से देखते हैं, तो कमोडिटी मार्केट को सरकार काफ़ी इंपॉर्टेंस अब दे रही है और धीरे धीरे इसकी जागरूकता बढ़ा रही है। और इसी जागरूकता के तहत हम लोग ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका फायदा आने वाले समय में काफ़ी बड़ा देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां शेयर की। शरद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और इतने वैल्यूएबल सजेशंस और जानकारी तमाम हमारे दर्शकों के बीच साझा करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। पैसा बोलता है कि हमारे इस एपिसोड से, क्योंकि कमोडिटी फ्यूचर कैसा है और ट्रेडिंग इसमें आप कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आप जो एक काम फिलहाल कर रहे हैं उसके साथ में भी जुड़कर आप साइमल्टेनियसली दोनों को किस तरीके से कॉप अप कर सकते हैं, हेजिंग क्या है, कहां पर आप ब्रेक लगा सकते हैं, कहां पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके आप अपनी जो जेब है वो थोड़ा सा वजनी कर सकते हैं। हमने कोशिश की आप तक ये जानकारी पहुंचाने की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पैसा बोलता है पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।